Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with अनुज पटेल। हम लोग NCERT की एक श्रृंखला है जिसे क्रम वाइज श्रृंखला में स्टार्ट किए हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने पॉलिटी के सेक्शन में जो शुरू की थी श्रृंखला उसे आगे बढ़ाते हैं। इस क्रम में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक है इस को चैप्टर 3 को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसके अगले पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 पे। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9 की है। सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिक्स में गिनी जाएगी, इसे रख सकेंगे। और लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर इसका किताब का नाम है। और हम लोग संविधान के निर्माण तीसरे चैप्टर पे हम लोग आप डिस्कस कर रहे थे या पढ़ रहे थे या चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग इसके पार्ट 3 को, क्योंकि इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग इसे जो है चर्चा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में। आपको एक चीज़ और बता दें कि जो क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है ये जो हम लोग चाहे यूपीपीसीएस मेंस हो, चाहे यूपीएससी मेंस हो, चाहे यूपीएससी पीटी हो, या मतलब सिविल सर्विसेज की जो भी एग्ज़ाम है उसमें क्लास 9, 10 की जो चैप्टर्स हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सोशल जस्टिस और ई गवर्नेंस, और देख सकते हैं कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन डेमोक्रेसी से बनते हैं वो कहीं ना कहीं क्लास 9 और 10 से फुलफिल हो रहे हैं। तो आप इसे पीटी का मेंस के हिसाब से पढ़िए और समझिए और नोट करते रहिए। तो इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो इस संदर्भ में हम लोग पार्ट 3 पे चर्चा कर रहे थे। और संविधान निर्माण में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम लोगों ने देखा कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के निर्माण की बात, वहाँ कैसे औपनिवेशिक शासन से जो है मुक्ति पाने के बाद इसके बाद नेल्सन मंडेला के क्रम में एक आंदोलन शुरू हुआ वहाँ, और धीरे धीरे वहाँ दोनों ही पार्टियाँ, गोरे और औपनिवेशिक शासन जिसे बोलते थे, और दूसरी वहाँ के जो मूल निवासी, और तीसरे रंगीन चमड़ी वाले लोगों के बीच जो है एक समझौता होता है। और दो पार्टियों के बीच बैठकर दोनों एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक एक संविधान के निर्माण करते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए उसे लिपिबद्ध करते हैं। इसी क्रम में भारतीय संविधान की अगर हम चर्चा करें तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भी औपनिवेशिक शासन काल के क्रम से शुरू होता है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद क्या होता है, भारतीय संविधान विशेषज्ञों की एक टीम बैठती है जिसे हम लोग संविधान निर्माण के संदर्भ में कहते हैं कि संविधान सभा की बैठक होती है। और संविधान सभा की बैठक में प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य बैठता है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में भारत की उद्देशिका है या प्रियम्बल बोलेंगे। ये भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में देखेंगे, ये भारतीय संविधान का सार है। ठीक है, कोई भी कठिनाई अगर हमारी न्यायपालिका को आती है संविधान को समझने में, तो हमारी न्यायपालिका इस उद्देशिका या प्रियम्बल को समझकर अपने जजमेंट को देती है या राय देती है। जब राय मांगी जाती है, कौन मांगती है राय, कार्यपालिका या राष्ट्रपति, लेकिन जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। तो हम देख सकते हैं इस क्रम में हम एक बार और पढ़ा देते हैं इसे, क्योंकि हम हर टॉपिक में लगभग हर पार्ट में आपको ये बताएंगे जिससे आपको ये धीरे धीरे क्या है आत्मसात हो जाए, आप चीज़ों को समझ लें क्रमबद्धता के रूप में, क्योंकि इसका एक एक वर्ड क्रमबद्ध होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए। हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग है, आप देख सकते हैं इस क्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसी वर्ड में, इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, चीज़ें समझना चाहिए। इसमें जो संविधान के संशोधन हुए हैं आप देख सकते हैं 1976 में होते हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि 3/1/1977 से जो लागू हुआ था वो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया था। देख सकते हैं जहाँ क्या लिखा, ये लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब यहाँ से ये पहले लिखा हुआ था लेकिन इसमें देख सकते हैं कौन कौन को वर्ड जोड़े हुए हैं, तो संपूर्ण और समाजवादी पहला वर्ड जोड़ा गया हुआ है, और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न को ये पहले से ही वर्ड थे इतने, और ये वर्डों को अगर आप देखेंगे, ठीक है, पहला ये वर्ड है, दो ये 3 वर्ड हो गए। अब देख सकते हैं ये अलग से जोड़े गए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 42वें संविधान के संशोधन के तहत कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें 42वें संविधान संशोधन, दूसरा जो एक दूसरी जगह भी यहाँ पे संशोधन हुआ था 1976 में, एक ही अमेंडमेंट था। तो राष्ट्र की एकता के स्थान पर आप देख सकते हैं प्रस्तावित किया था। राष्ट्र की एकता ये पहले से लिखा था और अखंडता बाद में जोड़ा गया। ये और अखंडता, तो वर्ड कितने हो गए, संपूर्ण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये वर्ड आपके बाद में जोड़े गए। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है आपसे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में, तो आपको थोड़ी सी चर्चा इसमें बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन क्रम में जब संवैधानिक एक्ट पारित होते हैं, औपनिवेशिक शासन या ब्रिटिश गणराज्य या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद जब भारत के लिए अपने क्या ब्रिटिश वो जो एक्ट कहते हैं संवैधानिक एक्ट भारत के संबंध में पारित होते हैं, उसी क्रम में भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होती है। देख सकते हैं आप अलग अलग एक्ट में भारतीयों को धीरे धीरे क्या है, कहीं पे क्या है बोलने का अधिकार देते हैं, कहीं पे ठीक है सरकार बनाने के अधिकार देते हैं। आप देख सकते हैं तो जो 1773 से शुरू होते हैं एक्ट, वो धीरे धीरे 1935 तक शुरू होते हैं। और 1935 के अधिनियम में आप देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में एक गहरी छाप छोड़ता है। और अम्बेडकर ने बोला भी है कि अगर हमें ये कोई कहे कि ये कॉपी पेस्ट है तो मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है कि मैंने 1935 के अधिनियम को कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि वो भारत के संदर्भ के हित में हितकर था, इसलिए वो ऐसा बोले थे। आप देख सकते हैं उनकी लाइन। और आप देख सकते हैं इसमें इस क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे नेता थे। और आप देख सकते हैं ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है भाग लेते हैं, तो आप भारतीय संदर्भ में देख सकते हैं पहला नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में, इनका जन्म गुजरात में होता है। हालांकि हमने ये पीपीटी आपको ये हमने पिछले वीडियो में बता दी थी, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें एक दो चीज़ याद रखें, जब कोई पर्सनालिटी आप याद रखते हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में है, तो एनसीईआरटी में अगर कोई पर्सनालिटी दी गई है तो उसका जन्म याद रखें, उसका या किस एरिया में काम करते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे पेशे से, तो उनका पेशा याद रखें, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस भी आने वाले समय में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती है कि पेशे से वकील क्या थे। तो कई यूपीएससी तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी है और यूपीपीसीएस भी पूछ चुकी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोई भी पर्सनालिटी है वो पेशे से क्या थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संविधान में या भारत के लिए क्या काम किया था, वो एक पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आए। हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में होता है। अंतरिम सरकार में देख सकते हैं ये गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पेशे से वकील थे, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा है बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। जो है बारदोली गुजरात में है, तो वहाँ पे गए थे और इन्होंने क्या है भारतीय रियासतों के विलय में भी क्या की थी निर्णायक भूमिका। बाद में उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, पहली जो गवर्नमेंट बनती है भारत की जवाहरलाल नेहरू के
अंडर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसमें इन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद प्राप्त होता है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में सरोजनी नायडू, जिनका जन्म 1879 से 1949 के संदर्भ में होता है, जन्म इनका आंध्र प्रदेश में होता है। ये कवयित्री थी, लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आपको कवयित्री, लेखिका याद हो सकता है, आपको लगे कि ये समाज सेविका आपको हो सकता है तो ऑप्शन में डाल दिया जाए, राजनीतिक कार्यकर्ता डाल दिया जाए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आप हालांकि समाज सेवी तो थी, लेकिन बेसिकली ये राजनीतिक कार्यकर्ता ज़्यादा थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और आप देख सकते हैं बाद में इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया है। इन्होंने कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसका नेतृत्व या उसकी अध्यक्षता भी की थी। याद रखिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ इतना ज़रूरी नहीं है। हम देखेंगे इस संदर्भ में इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कि भारतीय संविधान का निर्माण भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बना था। आप देख सकते हैं कि बंगाल जैसे पहले डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, PDAD वाला फार्मूला आपको याद होगा, बताए थे हम, तो आए और धीरे धीरे व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राज्य पर अपना क्या है प्रभुत्व स्थापित किया और उन्होंने क्या हुआ भारत के शासन में हिस्सा लिया, भारत की राजनीति में हिस्सा लिया। मुगल साम्राज्य की जो है आंतरिक जो गृह युद्ध था या आंतरिक राजनीति में हिस्सा लेकर उन्होंने मुगल साम्राज्य को सीमित किया और भारत के शासक बने और भारत को क्या है कई वर्षों, लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने क्या है शासन किया देश पर और भारत की अमूल्य संपदा को इंग्लैंड में स्थापित किया था। अब जॉन सुल्विन का कथन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि औपनिवेशिक शासन का लक्ष्य यह है कि हम गंगा नदी से पानी मतलब सोखकर एक सोखते से मतलब गंगा का जो जल है उसे सोखकर टेम्स नदी में निचोड़ देंगे। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है जॉन सुल्विन का, आप उसे देख सकते हैं। तो भारत का संविधान बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना। आप देख सकते हैं जब पहले क्या थे, पहले लोगों ने जो शिक्षित लोग थे उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को जो है स्थापना के क्रम में, जिन्हें हम उदारवादी भी बोल सकते हैं, उनकी सहायता की। उन्हें लगा कि भारत के लिए हितकर है। धीरे धीरे क्या बना, धीरे धीरे उन्होंने उनके खिलाफ फिर लगा कि उन्हें हमारे हित में काम करेंगे, जनता के लिए काम बनाएंगे, कानून और नीतियां बनाएंगे। लेकिन धीरे 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 देखा गया कि औपनिवेशिक शासन ऐसा कार्य कोई नहीं कर रही है, सिर्फ अपने हित में जो है योजनाएं और नीतियां और क्या नाम संवैधानिक एक्ट पारित कर रही है। धीरे धीरे जन आंदोलन स्थापित होते हैं। शुरुआत में ये छोटे मोटे होते हैं, बाद में धीरे धीरे फिर होता है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में देख सकते हैं। 1857 का दौर आता है। उस दौर में जब विक्टोरिया का इलाहाबाद में घोषणा पत्र जॉन कैनिंग सुनाते हैं तो ब्रिटेन के क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन स्थापित होता है और वहीं से फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत का शासन चलता है और आगे के क्रम में 1947 तक ये बात की प्रक्रिया चलती है। तो भारत का संविधान भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत में देख सकते हैं अनेक देशी रियासतें थीं और अपने अपने साम्राज्य में क्या है उनके अलग अलग विविधताएं थी, अलग अलग कल्चर थे और अलग अलग कानून भी थे अपने अपने रियासतों में। और कई रियासतें तो जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थीं, कुछ तो जो है उन्होंने हड़प लिया था, वहाँ अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत से जो है माने जा रहे थे। मतलब 1947 का दौर है, उस रात्रि का दौर है जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले से भाषण देते हैं कि हम एक नई जो है बधू के रूप में क्या है, ऐसा एक उनका स्टेटमेंट है, मुझे क्लियर याद नहीं है इस समय। तो आप देख सकते हैं भारत के लोग गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे और इस संदर्भ में देश ने जो है धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विवशता झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला क्या था, अनुभव था। आप देख सकते हैं भारत ने धर्म के आधार पर, कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विवशता, मतलब देख सकते हैं कि उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो है क्या झेली हुई थी,
सॉरी, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। विभाजन से जुड़ी हिंसा में दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। हम ये कल आपको बता भी चुके हैं, कल के पिछले वीडियो में। एक बड़ी समस्या और भी थी अंग्रेजों ने कि देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें और स्वतंत्र रहें। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में ऐसा उनकी, अंग्रेजों की अगर हम बात करें, ये उनकी ये आखिरी चाल थी, ठीक है, जो देश की कलह की नीतियों को उन्होंने बरकरार रखने के लिए। तो रियासतों के विलय अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज है। आप देख सकते हैं उस परिस्थिति में देश का विभाजन हुआ। उसी परिस्थिति में जब स्वतंत्रता मिली, उसी परिस्थिति में देश में धर्म के आधार पर क्या होता है, भारत का विलय, वो विभाजन होता है। एक तरफ देख सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, जो अलग अलग हिस्सों में अब पाकिस्तान का निर्माण करना चाह रहे थे। भारत के जो आंतरिक हिस्सों में भी एक पाकिस्तान का निर्माण करने का उनका लक्ष्य था धर्म के आधार पर, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया अपने राजनीतिक लोगों के कारण। तो जो लोग ये कह रहे थे कि उस समय की सरकार ने देश के लिए जो काम किया वो आज देश के लिए एक कलंक है, शायद उस समय की परिस्थितियाँ और जो है इस भारत की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी और शायद उतना आसान नहीं था। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में अपने दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग की बात कीजिए, पूछिए उनको आज़ादी के बंटवारे के संविधान के निर्माण में कुछ बातें याद हों, ठीक है, या कोई स्वतंत्रता सेनानी मिल जाए तो आप उससे बात कीजिए, क्या क्या पहले आदेश थे, क्या कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए, ठीक है। अपने जो है सहपाठियों के साथ भी आप इस कक्षा की बात चर्चा कर सकते हैं। हम यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं कि हम आपको कल इतनी चीज़ें बता चुके थे। अब देख सकते हैं संविधान निर्माण के रास्ता में कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों की सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ क्या थे, वहाँ दो ही पक्ष थे, एक था औपनिवेशिक शासन जो गोरी और यूरोपीय जाति, दूसरी थे जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी और कौन, रंगीन चमड़ी वाले। तो जो वहाँ के मूल निवासी और जो रंगीन चमड़ी वाले थे वो एक पक्ष में थे, और क्योंकि दोनों के लिए कानून सेम थे, ठीक है, दोनों एक साथ रह सकते थे, दोनों एक जगह जा सकते थे, लेकिन इनके साथ नहीं, तो दो ही पक्ष थे। लेकिन भारत की स्थिति अलग थी, भारत में धर्म के आधार पर जो है विविधता थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं उस समय क्या था, जो वहाँ का कल्चर था, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके थीं। तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम किया जा चुका था या काम हो चुका था। आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत जो है बुनियादी बातें, मतलब जब आज़ादी की लड़ाई भारतीय संविधान जो बनाने वाले लोग थे या अन्य लोग जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने शुरुआत से ही जो है लोकतंत्र के हिसाब से आंदोलन भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भी लड़ा। कुछ उदारवादी लोगों ने, कुछ जो है उग्रवादी लोगों ने अलग तरीके से आंदोलन जो है लड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादी उग्रवादी दौर चलता है। आप देख सकते हैं कि इन्हीं दौर के साथ में काम होते हैं, फिर उदारवादी और उग्रवादी के बीच एक समझौता होता है। दोनों मिलकर जो है लोकतंत्र बनाने के संदर्भ में जो है शुरू से ही सहमत रहे, चाहे उग्रवादी रहे हों चाहे उदारवादी रहे हों, लोकतंत्र की सहमति दोनों की थी, ठीक है। वो भारत के लोगों को सिर्फ इतना था कि उग्रवादी जो है भारतीय शासन भारत के तहत या भारतीय लोगों द्वारा हो, उदारवादी इतना चाहते थे कि लोकतंत्र की प्रक्रिया रहे, चाहे वो शासक, चाहे वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहे, चाहे भारतीय लोगों द्वारा रहे, बस भारतीयों का हिस्सा उसमें मांग रहे थे। लेकिन उग्रवादियों की नीति थी, उग्रवादी कहना चाह रहे थे कि हम भारतीय शासन भारतीयों के द्वारा ही हम शासित होंगे, ना कि किसी विदेशी सत्ता से। तो इसी को लेकर वो उग्रवादी और क्रांतिकारी नीतियों के तहत उन्होंने काम किया।
हम देख सकते हैं इस संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था, न कि केवल समाज को फिर से आगे जगाने का, वरन समाज के राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था। हम देख सकते हैं जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा बने थे हमारे लोग, तो हमारा देश जब राष्ट्रीय आंदोलन लड़ रहा था अपने विदेशी शासन के खिलाफ जो है स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के साथ साथ देश में जो सामाजिक बुराइयां या कुरीतियां थीं उनके खिलाफ भी एक आंदोलन छेड़ा हुआ था, जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कुरीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन लड़ा गया था, चाहे वो धर्म के खिलाफ हो, चाहे वो जाति के खिलाफ हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा के खिलाफ हो, तो सभी को एक तरीके से क्या है, एक स्तर पर लाने की कोशिश हमारे आंदोलनकारी, हमारे राजनीतिक नेता कर रहे थे और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन का भी हिस्सा बन रहे थे और अपने वैश्विक सत्ता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। हम देखेंगे राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को जिस रास्ते पर चलना चाहिए, इसको लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान तीखे मतभेद थे, ठीक है। आज़ादी इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं 1907 का आप देख सकते हैं जो है सूरत का कांग्रेस के अधिवेशन होता है, उसमें क्या होता है, उग्रवादी और जो है उदारवादियों के बीच मतभेद होने के कारण क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। इसकी जो है हालांकि ये प्रक्रिया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही हो गई होती, लेकिन वहाँ क्या होता, वहाँ मामला सुलझ गया था, तो ये प्रक्रिया फिर आगे 1907 के अधिवेशन में आई और आप देखेंगे सूरत विभाजन, कांग्रेस के सूरत जो अधिवेशन था वहाँ कांग्रेस दो भागों में टूटती है, उग्रवादी और उदारवादी को लेकर में, ठीक है। और उग्रवादी आपको पता ही है लाल बाल के संदर्भ में अन्य भी नेता थे और उदारवादी तो आप जोड़ ही सकते हैं, उदारवादी नेताओं में गोखले हैं और दादा भाई नौरोजी हैं, ऐसे अन्य नेताओं को रखेंगे जिन्होंने उदारवादी आंदोलन चलाया। या तो देख सकते हैं कि आज़ादी के रास्ते को जो आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए और आज़ादी के संघर्ष को लेकर भी तीखे मतभेद थे। ये शुरू से ही प्रक्रिया थी कि हम आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर रखेंगे या आज़ादी के संघर्ष के दौरान आज़ादी कैसे पाई जाए, इसको लेकर भी जो है आपस में लोगों के मतभेद थे। अब देख सकते हैं इस संदर्भ में कुछ मतभेद अब भी बने हैं, जैसे कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि कुछ बुनियादी जो थे लोकतंत्र की जैसे सहमति, लोक संविधान, भारतीयों के द्वारा भारतीयों का शासन, इस पे लगभग अब स्वतंत्रता जो है के बाद सहमति हो चुकी थी और सभी को समान अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार और उत्तरदायित्व के विचारों को लेकर सभी लोगों के बीच सहमति हो चुकी थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान लिखा था। जब कौन आए थे, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का स्टेटमेंट था कि भारतीय लोग भारत के लिए अपना एक संविधान नहीं लिख सकते। उस संदर्भ में कांग्रेस की एक कमेटी बैठती है और मोतीलाल नेहरू के अंदर में क्या है, अन्य 8 नेता और जो है भारत के लिए एक संविधान लिखते हैं जिसमें मूल अधिकारों की बात होती है। उन मूल अधिकारों से आज भी जो आपको मूल अधिकार मिले हैं, कुछ मूल अधिकार वहाँ से उठाए गए थे। दूसरा, इसी क्रम में देखते हुए वो जो मोतीलाल नेहरू ने अपना संविधान लिखा था उसे हमारे जो थे उस समय के दौर में हमारे थे वो कौन, जिन्ना साहब। तो जिन्ना साहब ने क्या किया, जिन्ना साहब ने मोतीलाल नेहरू के संविधान को क्या किया, अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि 1906 के अधिवेशन से ही कांग्रेस ने और भारत में क्या है, फूट डालो राज करो की नीति की प्रक्रिया शुरू हुई और फूट डालो राज करो की प्रक्रिया में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो साहब ने जो है भारत में मुस्लिम नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक मुस्लिम लीग की स्थापना के क्रम में उन्होंने काम किया और इसी क्रम में जिन्ना आगे आते हैं। फिर 1928 में जब मोतीलाल नेहरू अपना संविधान लिखते हैं उसी समय जो है जिन्ना भी अपना एक संविधान देते हैं, क्योंकि उन्हें मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस द्वारा लिखा संविधान जो है उन पर उनका विचार या उनकी सहमति नहीं थी। हम देखेंगे 1931 में जो है कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव को यह रूपरेखा दी गई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पीटी में बनता है। क्वेश्चन पीटी का बनेगा, मेंस में आप कहीं भी लिख सकते हैं इसे। ये बुनियादी विचारों के संदर्भ में आपको पीटी और एनसीईआरटी का जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसमें मेंस और क्या है
तो इसमें 1928 के दौर में देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि 8 जो नेताओं के बना था, तो इसमें आप पीटी के हिसाब से देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेता, पूछा जा सकता है कितने सदस्य थे, तो आप 9 लोगों को नाम लिख गिनाएंगे। एक तो मेन है, बाकी आप अन्य नाम याद कर सकें तो कर लें, यहाँ नहीं दिए गए हैं, बाकी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में वो नाम मिल जाएंगे। और आप देखेंगे इसी संदर्भ में जिन्ना भी अपना एक जो है संविधान लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए वो क्वेश्चन, और ये भी लिखा जाना चाहिए कि पता होना चाहिए कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा दी गई थी। तो किस अधिवेशन में यह रूपरेखा दी गई थी, तो कांग्रेस के, ठीक है, जो है कराची अधिवेशन। और 1931 में आप देख सकते हैं कराची अधिवेशन होता है। तो ये आज़ादी का संविधान, मतलब आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, और यहीं पे आप देखेंगे जो है रावी नदी के किनारे हुआ था और तिरंगा फहराया गया था। इसी के दिन आप देखेंगे ये क्या हुआ, भारत का संविधान जब गणराज्य के रूप में स्थापित होता है 26 नवंबर, तो इसी डेट को याद में रखते हुए आज भी हम लोग जो है अपना संविधान की जो अंतिम रूपरेखा के रूप में पारित किया था, जो पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, वो भी इसी डेट के संदर्भ को रखते हुए याद पारित किया गया था। आज भी हम लोग उसी संदर्भ में 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, ये 1931 के कराची अधिवेशन में स्थापित हुआ था। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार हुआ, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। हम देखेंगे इसमें कि इन दोनों के दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में आप देखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात की गई थी। ये कराची अधिवेशन के संदर्भ में देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं ने अपनी सहमति बन चुकी थी। ठीक है, संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। आप देख सकते हैं संदर्भ में औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाएं और वयस्कों को जानने समझने में भी क्या है, नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली है। आप देख सकते हैं संदर्भ में अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। आप देखेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत या औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। वोट देने के राजनीतिक मताधिकार का प्रयोग भारत ही नहीं, भारत के बाद भारत और अन्य विश्व के अन्य हिस्सों में भी आप देखेंगे जो मताधिकार का प्रयोग लोगों को धीरे धीरे दिया था। मताधिकार का प्रयोग चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, यहाँ क्या हुआ, वोट देने की प्रक्रिया के क्रम में देख सकते हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं या जिनकी आय अच्छी है, उनको वोट देने का अधिकार पहले प्राप्त होता है। इसी क्रम में अंग्रेजी हुकूमत भारत में भी यही प्रक्रिया लागू करती है, लेकिन भारत में प्रक्रिया की तरीका अलग कर दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने फिर इसे जाति और धर्म के आधार पर उसे बदल दिया। आप देख सकते हैं इस आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत ही कमज़ोर थी। ठीक है, अंग्रेजों ने विधायिका का जो गठन किया था क्योंकि वो सीमित लोगों के मताधिकार पर आधारित थी और बहुत कम लोग उसमें हिस्सा ले सकते थे, तो इस आधार पे ये बहुत ही कमज़ोर थी। हम देखेंगे 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले प्रादेशिक असेंबलियों में चुनाव कराए गए थे। इसमें सरकारें बनी जो पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो स्टेट लेवल पर जो असेंबली विधायिका थी उनमें जो चुनाव हुए थे उसमें सरकारें बनी, वो लोकतांत्रिक थी या नहीं थी, यहाँ से आपसे कुछ पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने अपनी संस्थाएं व्यवस्थाएं बनानी और चलाना था। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन इसका फ़ायदा ही हुआ। दूसरा, पहले तो ये हुआ अंग्रेजी हुकूमत को भी ये लग गया कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों की हाथ से सत्ता निकल रही है, उन्हें भी अंदेशा होने लगा था 1937 के चुनाव में। और
धीरे धीरे लोग भी क्या हुए थे, इसमें जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए या भारतीयों के द्वारा भारतीयों के शासन की सहमति दे रहे थे। जो है लोगों जितने भी लोगों को मताधिकार का प्रयोग मिला हुआ था, तो विधानसभाओं में जाने और हमारे जो राजनीतिक लोग थे या राजनीतिक चुनाव में जो भाग लेने वाले लोग थे, उनके लिए भी एक अनुभव का काम था। अनुभव इस संदर्भ में था कि शासक बनकर आप देश का शासन कैसे चलाएंगे। तो इस संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थीं। आगे चलकर जो 1947 का हम संविधान देखते हैं, वो लगभग इन्हीं लोगों द्वारा, कुछ जो धर्म के आधार पर जो लोग अलग हो चुके थे उनको छोड़कर तो अपनी संविधान का निर्माण करते हैं, चलाना था। भारतीय संविधान में कई संस्थाएं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। आप देखेंगे संविधान सभा में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था के तहत जस का तस अपना लिया है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कई सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। अपना प्रशासनिक व्यवस्था है आज भी क्या है, अंग्रेजी हुकूमत की जो व्यवस्था थी लगभग उसी आधार पर चल रही है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में बहुत सारे लॉ के एक्ट हैं, ठीक है, चाहे IPC हो, CPC हो, बहुत सारे कानून जो आज भी है अंग्रेजों की देन है। और जो आप देख सकते हैं जो आपके विवाह से संबंधित कानून हैं, चाहे आप उसको इसमें देख सकते हैं कि जो मुस्लिम धर्म का आपका जो कानून है वो भी उन्होंने उस समय दौर में लिखवाया, जो आज भी चल रहा है। हालांकि आज की सरकारें उनको क्या कर रही हैं, या आज मुस्लिम या धर्म के लोग उसको अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखा, लेकिन कोडिफाई उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बंगाल में जब लोग वो आए थे तो उन्होंने धर्म के आधार पर क्या हुआ, अलग अलग व्यवस्थाएं लिखी। मुस्लिम धर्म के लिए अलग कानून बनाए थे और हिंदू धर्म के लिए अलग कानून बनाए थे, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे उनके काम जो है तलाक से संबंधित हो, वो व्यवस्थाएं चली आ रही थी। इसी संदर्भ में देखेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम का कानून पारित होता है। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से चले आ रहे चिंतन और बहसों में काफ़ी लाभ पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि आज़ादी की प्रक्रिया के दौर में आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार उग्रवादी उदारवादी अपने अपने तरीकों से क्या है, अपने बेसिक शासन से अपनी बात मनवाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने के लिए कानून पारित करवाने के संदर्भ में, चाहे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे नाम हैं, तिलक का नाम ले सकते हैं और अन्य नेताओं के नाम ले सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई के स्वरूप में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की सभा में भी जो है सदस्य चुने जाते हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाते हैं। उनके बाहर आप देख सकते हैं, ठीक है, लाभ पहुँचाए। अगर उन्हें बाहर के देख सकते हैं, विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। आप देख सकते हैं कि उस दौर में उदारवादी और उग्रवादी लोग जो है, चाहे उन्हें रसिया से अनुभव जो सहायता मिले, चाहे जापान से सहायता मिले, चाहे आयरलैंड से सहायता मिले, क्रांतिकारियों ने किसी भी देश से जहां से उन्हें सहायता मिल सकती थी वहां से उन्होंने सहायता प्राप्त की और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अपनी अलग अलग तरीकों से क्या हिस्सा दिलाने, वो स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। और देख सकते हैं हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को अब हम बात करेंगे। क्रांति के जो आदर्श भी हैं उन्हें भी अपनाने के संदर्भ में देख सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को और ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित है। आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है, ब्रिटेन की संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा को अपनाया गया है कामकाज को, और अमेरिका के अधिकारों की सूची जिसे हम कहें लोकतंत्र मूल अधिकार के संदर्भ में, ठीक है, तो ये अमेरिका से प्रभावित है या इन्होंने यहीं से अपनाया है काफ़ी हद तक। और भी अन्य हिस्सों में देख सकते हैं रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी, ठीक है, अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। 1919 में जब जार का शासन समाप्त होता है, वही समाजवादी क्रांति है ये, और वे सामाजिक एवं आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। आप देख सकते हैं कि रसिया से उन्होंने समाजवादी क्रांति को क्या किया, समाजवादी क्रांति से प्रभावित हुए और भारत में सामाजिक एवं आर्थिक समता के आधारित व्यवस्था बनाने की उन्होंने एक कल्पना अपने मन में स्थापित की। और इसमें देखेंगे वही इमेज आगे चल के जब हम जवाहरलाल नेहरू के अंदर में क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, तब समाजवादी सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित वो सरकार बनती है। लेकिन वे दूसरों को सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वे हर कदम पर क्या कर रहे थे, ये सवाल
जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। यही हमारे संविधान विशेषज्ञ या संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, ठीक है, वो जब दूसरे देशों की चीज़ें उठाते थे या कॉपी करते थे तो भारत के उस पर क्या होता, हमारे संविधान विशेषज्ञ या हमारे संविधान व्यवस्था जो संविधान निर्माण के सदस्य थे उसकी एक एक पहलू पर, ठीक है, किसी किसी बात को लेकर मतलब कई दिनों तक बहसें चलती थीं और उसको लिखने का काम जारी था। तो आप देखेंगे संविधान की जो मूल प्रति है, अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक है और उसको लिखा गया है, उसको पेन से लिखा गया है, ठीक है, आप उसके पेन की राइटिंग देखेंगे जो मूल संविधान की प्रति है। तो लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं करते थे, वे हर कदम पर इस पर सवाल पूछते थे, डिबेट चलती थी और डिबेट किसी किसी बात को, किसी किसी मुद्दे को लेकर कई दिनों तक चली। इसीलिए हमारे संविधान का निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। हम देखेंगे इस संदर्भ में कि हमारे संविधान के निर्माण में ये सारी चीज़ें मदद की गई हैं। इस क्रम में अब देख सकते हैं दो पर्सनालिटी और आती हैं। पहला नाम है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इनका जन्म 1888 से में हुआ और 1958 में इनका क्या हुआ, मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है सऊदी अरब में। पूछा जा सकता है आपसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, आपको लगेगा कि किसी भारत के किसी कोने में इनका जन्म हुआ होगा या पाकिस्तान के किसी कोने में हुआ था। याद रखें इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। शिक्षाविद थे, ये शिक्षक थे। यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था, याद रखें आप। लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान थे, ठीक है, ये पेशे से लेखक थे, धर्मशास्त्र ज्ञाता और अरबी के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता बने, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी की भूमिका निभाई और मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। मतलब पाकिस्तान के निर्माण में इन्होंने जो है जिन्ना का विरोध किया था और भारत के संदर्भ में ये धर्म मतलब भारत के विभाजन के पक्षधर नहीं थे। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। हालांकि जब भारत विभाजन के दौर में पटेल और अबुल कलाम आज़ाद के संदर्भ में ये अंतिम निर्णय होती है, जब गांधी बोलते हैं अगर भारत का विभाजन हुआ तो हमारी छाती से होकर निकलेगी वो विभाजन। उसी संदर्भ में फिर अबुल कलाम और कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में एक बैठक होती है। दोनों लोग मिलकर एक कमेटी का निर्माण करते हैं। उस कमेटी के सदस्य फिर यही लोग क्या करते हैं, भारत विभाजन की प्रक्रिया को मतलब सहमति दे देते हैं। तो एक तरफ देख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अंत में इन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार भी किया है। तो देखेंगे टी कृष्णामाचारी का नाम लेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं 1899 और 1974 के संदर्भ में। तो देख सकते हैं 1800 तो जन्म तमिलनाडु में होता है इनका। और देखेंगे प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, पूछा जाएगा प्रारूप कमेटी सदस्य, ठीक, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। ये उद्यमी थे, कांग्रेसी नेता थे, बाद में मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें लियाकत अली साहब बैठते हैं। तो लियाकत अली साहब क्या करते हैं, पाकिस्तान के विभाजन के संदर्भ की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हर काम में क्या करते थे, बाधा डालते थे, लोगों को क्या करते थे, वित्त या पैसा अलाट नहीं करते थे काम के लिए। इसलिए क्या करते थे, वो भारत का विभाजन मुख्य रूप से स्वीकार कर चुके थे अपने मन में। तो अंतरिम सरकार में शामिल होने का यही लक्ष्य था। जैसे 1923 की जो CR दास ने स्वराज पार्टी को स्थापित की थी कि हम अभी कांग्रेस तो अब क्योंकि काकोरी कांड होने के बाद कांग्रेस को गांधी जी ने अपने मतलब समेट दिया और आंदोलन वापस लिया। उसी तरीके से क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी गठित होने के बाद आप देखेंगे इस क्रम में कि सरकार की नीतियों में बाधा डालने के लिए या उनको रोकने के लिए, चेताने के लिए या राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए लोगों के बीच आई थी। इसी संदर्भ में जब अंतरिम सरकार गठित होती है तो लियाकत अली साहब यही काम करते हैं कि सरकार के काम में बाधा बन के लिए आए थे कि यही मुस्लिम लीग की पॉलिसी थी। तभी वो अंतरिम सरकार में शामिल हुई और इसी आधार पर उन्होंने काम किया। तो देख सकते हैं कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के सदस्य थे जो है टी कृष्णामाचारी, उद्यमी कांग्रेस नेता थे। लेकिन जब अंतिम जो सरकार गठित होती है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वित्त मंत्री ने प्राप्त होता है ये। इसके बाद देख सकते हैं हमारे संविधान सभा में एक नाम और, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। 1884 से 1963 के संदर्भ में इनका जन्म बिहार में होता है।
संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। ये पेशे से वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। ठीक है, आप देखेंगे जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी को सलाह देते हैं, कहाँ, लखनऊ में, कि आप चंपारण सत्याग्रह में लोगों की भागीदारी का हिस्सा बनिए या वहाँ का समस्याओं को सुलझाइए, तो उनके साथ गांधी जी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद का भी नाम रहा, क्योंकि उस भागीदारी में प्रमुख सत्याग्रह नेता के रूप में राजेंद्र प्रसाद उभर कर आए थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आप देख सकते हैं भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। अब संविधान सभा की बात करें, तो संविधान सभा को अगर देख सकते हैं आप कि संविधान सभा के संदर्भ में संविधान सभा क्या है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, तो भारत की संविधान सभा में संविधान क्या है, संविधान के निर्माता बैठे थे। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, आप इस पे जान सकते हैं। संविधान सभा में जो बैठक संविधान सभा थी, भारत के हर हिस्से से लोगों के मिलकर बनाई गई थी। सभी धर्म जाति के लोगों को और रियासतों को जोड़कर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। सिर्फ इतना रखा गया था कि प्रत्येक 10 लाख पर, चाहे वो रियासत छोटी है बड़ी है, उसको जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया था कि हम 10 लाख पर एक सदस्य का संविधान सभा में हिस्सा लेगा, तो उसी आधार पर जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। और भारत के संविधान के यही निर्माता कौन थे, तो यही संविधान निर्माण में इन्होंने क्या किया, निर्माण में हिस्सा लिया जो संविधान सभा के सदस्य। लेकिन इसमें मुख्य रूप से नेता जो थे वो कुछ ही लोग थे, तो आप देख सकते हैं बाकी लोग डिबेट ले रहे थे, अपना अपना जो है योगदान दे रहे थे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों से जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम दस्तावेज कहते हैं। आप देख सकते हैं ये लिखा गया है कि संविधान सभा क्या था, तो संविधान सभा में लिखा जाएगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी, उसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। मतलब चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो जब एक संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखेगी, क्योंकि विशाल इसलिए लिखा क्योंकि भारतीय संविधान बहुत ही विशाल है, बहुत ही लिखित दस्तावेज है और बहुत ही लंबा प्रारूप लिखने का काम हुआ था। आप देख सकते हैं 2 साल 18 महीने 11 दिन, नहीं 2 साल 11 महीने 18 दिन, उल्टा बोल गया। ठीक है, तो इतने समय में जो है संविधान सभा मिलकर अपने संविधान बना, तो आप देख सकते हैं उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसमें जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाता है, आप ये जुलाई में चुनाव कराए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देख सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आप। इसके तत्काल बाद देख सकते हैं देश को 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया, संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, क्योंकि जो भी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, ठीक है, पाकिस्तान हो, तो आप देख सकते हैं उनके जो सदस्य थे वो उस हिस्से में चले गए। तो भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की वयस्क मताधिकार नहीं, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। यहाँ ये वयस्क मताधिकार नहीं था उस समय। आप देख सकते हैं वयस्क मताधिकार का प्रयोग जब संविधान का निर्माण हो जाता है, संविधान के तहत वयस्क मताधिकार का प्रयोग आपको मिलता है सभी धर्म जाति के लोगों को जो है उनको दिया गया था। आप देख सकते हैं इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे उस समय, ठीक है, क्योंकि वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए आप देख सकते हैं इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य ने किया था। ऐसा माना गया था जैसे हम लोग विधान राज्यसभा में क्या करते हैं, जो प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों से जो है एक नॉमिनेट या उनके पार्टी को हिस्सेदारी के हिसाब से राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं, या उनको जो है उसी आधार पर असेंबलियों के सदस्यों की संख्या के आधार पर जो है प्रत्येक राज्य को क्या हुआ अपने सदस्यों को भेजने का अधिकार था। आप देख सकते हैं संविधान सभा में उसी तरीके से कुछ सदस्य भेजे गए हुए थे। तो चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था और
देख सकते हैं कारण था देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसके उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इसी आधार को मानकर कि इस आधार पर हम देश के भौगोलिक क्षेत्रों का जो है इसके उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था इसमें, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। आप देख सकते हैं कांग्रेस के अंदर भी जो है क्या था, जो कांग्रेस नामक संस्था थी, इस संस्था में आप देखेंगे अलग अलग जो है समूह बने हुए थे, अलग अलग विचारों के लोग थे लेकिन एक सभा इसके अंदर काम करते थे अपने अपने हिसाब से। सभा के कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, सभा के कई ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के विचारों से सदस्य जो है सहमत नहीं होते थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग शामिल हुए थे। आपको बताया जैसे हमने, आप देखेंगे संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरीके से होता। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ क्वेश्चन कि क्या संविधान सभा का स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था? आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। इस मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नहीं हुआ था। जो 1937 में जो प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए थे, उन्हीं प्रांतीय असेंबलियों के आधार को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों से जो है उनके प्रतिनिधियों को चुना गया था। अब आप देख सकते हैं जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं संविधान सभा ने जिस तरीके से काम किया था, उसी तरीके से आप देखेंगे जो है उसकी पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला, सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। हम देखेंगे इस संदर्भ में कि जो संविधान सभा का काम था काफ़ी व्यवस्थित था, खुला था और सर्वसम्मत बनाने के प्रयास पर आधारित था। हम देखेंगे इस संदर्भ में सबसे पहले कुछ बुनियादी जो है सिद्धांत तय किए गए थे और उनकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख सदस्य कौन थे? BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। देख सकते हैं कि पहले एक कमेटी बनी, लिखा, ठीक है, आप क्योंकि विभिन्न देशों के और विभिन्न एक्टों से जो चीज़ें निकालनी थी, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर उनकी सहमति बनी। प्रारूप कमेटी के प्रमुख सदस्य थे BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया और संविधान के प्रारूप जो है कि प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चाएं हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं जब संविधान निर्माण हुआ तो लगभग 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ और हुए। इस संदर्भ में फिर हम बात करेंगे 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की क्या हुआ, गंभीर जो है चर्चा हुई। आप देख सकते हैं कि चर्चाओं का दौर का 114 दिन तक चली और 3 वर्षों तक कुल चली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नामक 12 मोटे खंडों में प्रकाशित है। आपको अगर भारतीय संविधान की मूल प्रति पढ़नी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स की जो 12 जो प्रतिलिपियाँ हैं, आप उन्हें पढ़िए कि कैसे कैसे इस पर काम हुआ, कैसे कैसे इस पर लिखा गई चीज़ें, जो संशोधन हुए, आपको समझ में आएगा कि ये लंबी प्रक्रिया कितनी लंबी हुई होगी और क्या। अब हम अगर बात करें कि कहाँ पहुँचे और क्या समझे, तो देखिए भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। ठीक है, आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के उदाहरण प्रस्तुत करें। पहला नाम है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। आप ढूंढ सकते हैं कौन कांग्रेसी थे, कौन कांग्रेसी नहीं। ठीक है, संविधान सभा में अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था। आप इस पर भी लिख सकते हैं कि अलग अलग विचारों के लोग थे, बल्कि आपको अभी बताया मैंने कि कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारों के लोग शामिल थे। और आप आगे भी देख सकते हैं संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी, क्योंकि तभी आप देख सकते हैं कि 3 वर्षों तक डिबेट चलती है, उसमें 114 दिन तक गंभीर चर्चाएं होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंड हैं जो प्रतिलिपियां हैं, उनमें उन्हें लिखित किया गया। और आपको बता दें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स है, जो मूल प्रतिलिपि है वो हैंड राइटिंग है, ना कि टाइपिंग। आपको याद रखें, हाथ से लिखे हुए जो है 12 मोटे खंड हैं, जिन्हें आप प्रतिलिपि रूप में पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समझना हो, लेकिन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है।
तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि कई सब जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे और इस पर चर्चा ले रहे थे और भारतीय संविधान का निर्माण किया। जिस संविधान के तहत आप आज शासित हैं, जो अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिला हुआ है, यही जो संविधान निर्माण के सदस्यों ने आपको ये अधिकार दिए। क्योंकि कुछ अधिकार आपको जन्म होने के साथ मिले, कुछ आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार दिए गए, ठीक है। सरकारों को उनके उत्तरदायित्व दिए गए और आपको भी उत्तरदायित्व दिए गए हैं। तो सरकारों को अधिकार दिए गए हैं, शक्ति दी गई है तो उनको उत्तरदायित्व दिए गए हैं। आपको अगर अधिकार दिए गए हैं तो आपको उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। समाज में आप इस तरीके से काम करें। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग संविधान में जो है बहुत से, आप इसमें ये भी देखेंगे, हम जब लोग आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे तो इसमें ये समझ में आएगा आपको कि संविधान सभा में किस तरीके से धीरे धीरे इन लोगों ने काम किया। इसी क्रम में जिस हिसाब से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी हिसाब से मेरा आपको वीडियो में बनाने का, समझाने का क्रम है, क्योंकि चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएं, ना कि नोट्स। क्योंकि जब आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को, क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को डालेंगे, लिख सकेंगे। अपनी फैक्ट, अपने आइडियाज़ डेवलप कर सकने के बाद आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिखेंगे। और ये श्रृंखला सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू को खास ध्यान रखते हुए डिजाइन किया है मैंने। आप इस चीज़ को समझ के लिखें, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समसामयिक संदर्भ में पूछा जाएगा, ना कि सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया जाएगा यूपीएससी के खासकर संदर्भ में। लेकिन जो स्टेट पीसीएस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एनसीईआरटी से, लेकिन उसमें भी आप अपना जब आंसर राइटिंग करेंगे तब आप समसामयिक विषय को ध्यान में रखते हुए भी आंसर देंगे। क्योंकि चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो डायरेक्ट मतलब समसामयिक विषय को जोड़ के पूछा जाए, जब आप अपना उत्तर का जो है कंक्लूजन दे रहे होंगे तब आपको अपना समसामयिक विषय, समसामयिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखेंगे, तभी आपको एक अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। क्योंकि आप क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसे वर्तमान के विचारों के साथ, चाहे वो आर्थिक संदर्भ में हो, चाहे वो ज्योग्राफी के संदर्भ में हो, चाहे वो हिस्ट्री के संदर्भ में, अगर थोड़ा बहुत है कि हिस्ट्री तो प्राचीन है तो प्राचीन ही चलेगी, लेकिन अगर कहीं कुछ जुड़ सकता है, उसकी प्रासंगिकता, वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी है जिसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे इस वर्ष आप देख सकते हैं 1942 के आंदोलन के संदर्भ में एक चर्चा चल रही है, तो आप उसे देख सकते हैं कि आज के दौर में उसे समसामयिक विषय के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है और क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में आपको ये समझना और लिखना है, नोट आउट करना है। मेरा यही लक्ष्य है, आपको जो है एनसीईआरटी के माध्यम से किस किस चीज़ों को ध्यान आकर्षित करना है और अपना आंसर राइटिंग कैसे करना है। आप एनसीईआरटी से चीज़ों को, कुछ चीज़ें तो आप सीधे सीधे निकाल लिख सकते हैं और उसकी भाषा में लिख सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप समझ कर अपनी भाषा में लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।